कितना लगा दो? ये कितना है? ये किसका है? कभी तो मैंने ऊपर लगाया। वो फोन सबसे सेफ तो ऐसे ही लगा रहता है, हमेशा सेफ नहीं है। ऐसे ही तो सेफ नहीं है, वो जरा सा सब गिरा। वाइब्रेट होगा लेकिन कुछ नहीं होगा। ये इधर को लगा हुआ है ना, वो नहीं होगा। चलो कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था? आज चैप्टर खत्म हो जाएगा नहीं? सही है, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और आज बच्चे क्या घुमा भाई, क्या कहाँ चले गए? ये बाहर है। चलो बेटा फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और सब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से? पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? पढ़ाई करते रहो बेटा। सर टेस्ट कब हुआ है आप लोग? टेस्ट देखो हो ही जाएगा, जल्दी देखो। मान के चलो 10 दिन। चलो तो हम लोगों ने कल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, वो सॉरी कर रहे थे। और उसके बाद अब हम लोग आज लास्ट है बिल्कुल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और उसके बाद तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप लोग एक बार देख लो, रिवाइज कर लो जल्दी से। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों ने बेटा मैन्युअल साइकिल में पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, इम्प्लांटेशन बताया था। और हम लोगों ने ये सब पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेसिकली आज हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट है और उसके बाद क्या है पार्चुरेशन, जो लास्ट प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लो जो हमने पढ़ लिया है। हेलो तो एक बार बेटा इसको हम आपको रिवाइज करो, किसी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो जल्दी से। कल हम लोगों ने इम्प्लांटेशन भी पढ़ा था ना, और इम्प्लांटेशन में मैंने कहा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है एम्पुलर रीजन में। और एम्पुलर रीजन के बाद जो हमारा जाइगोट होता है आपको बताया 1 से 2 सेल बनता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है और 8 से 16। जब 8 to 16 ब्लास्टोमेयर का होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं मॉलुला, बताया था कल आपको। इसके बाद 16 से 32 हो जाता है और 32 के बाद एक लेयर आ जाती है, इसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और उसको बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? इसके बाद आपको पता है इनर सेल मास बोलते हैं अंदर की सेल को, बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है, अटैच हो जाता है किससे? ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि अगले एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और होने के बाद डेवलपमेंट मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, 3 जर्म लेयर बनती हैं, जिसमें एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मेसोडर्म। तो हम लोग इन तीनों की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, पार्चुरेशन कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा है तो एक बार रिवाइज कर लो जैसे, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो वरना हम लोग पढ़ेंगे अभी।
तो बेटा हम लोग स्टार्ट करें फिर इसको। तो हम लोगों ने कल इम्प्लांटेशन के बारे में मैंने थोड़ा बताया था, आप लोग एक बार समझ लो। जैसे मैंने क्या कहा था, आपको पता है ये पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा बेटा? डिफरेंट होगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल कम था और हैप्लॉइड क्या था? एक था। इसके बाद देखो इसमें डिवीजन हुआ, क्लीवेज, और कितने सेल बन गए? 2 मॉलिक्यूल। कितने वो सॉरी 2 क्या बोलते हैं? 2 ब्लास्टोमेर। ठीक है, अब आप लोग बताओ इसमें फिर होगा अब तो माइटोस होगा ना, मेरे सुनना होगा, लगातार माइटोस होगा। तो 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, और 8 to 16। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मरुला बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है? 16 से जब बनते हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? ये कैसे बोल सकते हैं? एक मेम्ब्रेन आती है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? और मैं बोल सकता हूँ कि अब ये इम्प्लांट हो गया है, और अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो मैं अब आपको समझाऊंगा पीरियड। ये कितने मंथ का होता है बेटा? ये होता है 9 मंथ का। कितने का होता है? 9 मंथ का होता है। लगभग 280 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 280 डेज का होता है। तो आपकी बात ध्यान रखनी है। तो पढ़े हम लोग। यहाँ पे होता क्या है आपको बताए? लगभग 9 मंथ होते हैं। मैंने कहा था, कल आपको समझाया भी था कि 6 मंथ में किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, लगभग हो जाता है, सारे पार्ट उसके बन जाते हैं। ऐसे मान चलो फर्स्ट मंथ जो होता है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट मंथ में या जाइगोट बना है या फर्स्ट मंथ में कितना बड़ा होगा? तो आप लोग सोचो कितना बड़ा होगा। ऐसा नहीं कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा सा होगा, एक मटर का दाना होता है उससे थोड़ा सा बड़ा। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि एक फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है। आपको पता भी होगा फर्स्ट मंथ के बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और उसमें हार्ट बीट आती है बच्चे की। क्या आती है? अच्छा, मैंने इसको लेके काफी चीजें मैं बहुत देखी थी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई बता रहा था, यूट्यूब पे बता रहा था। हालांकि यूट्यूब ज्ञान मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे बचता हूँ थोड़ा सा ज्यादा। मुझे लगता है जो किताबों से पढ़ के या रियल लाइफ से जो हमें चीजें पता लगती हैं वो ज्यादा अच्छी होती है। सही? तो उसमें बता रहा था, मैं मान लिया था ऐसा हो सकता है। उसमें वो बता रहा था कि अगर हमें लड़का और लड़की पहचाननी है कि क्या हो सकता है, जैसे होता नहीं, अब तो एमए साइंटिस्ट भी नहीं हो रहा है, तो बहुत लोगों की जानने की इच्छा होती है कि क्या हो सकता है, लड़का होगा लड़की होगी, है। और पहला बच्चा हो तो बहुत ज्यादा होती है, और 2 हो तो फिर गंभीर प्रॉब्लम होती है वहां पे। अगर किसी की पहली लड़की होगी तो सोचता है कि लड़का हो जाएगा, तो उस टाइम पे तुम ऐसे ज्ञान मत बताना, तो ये तो बेकार हो जाओगे। पहले अगर किसी का पहला बच्चा है तो उसमें ज्ञान दे देना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए खुशी होंगे। और अगर किसी का सेकंड है, थर्ड चाइल्ड है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, वहां बोलना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बेचारा वो खुद ही सोचता है ये हो जाए, ऐसा लड़का हो जाए सोचता है लड़की हो जाए, और लड़की हो जाती तो लड़का हो जाए, ऐसा सोचते हैं लोग। सोचते क्या है एक कंप्लीट फैमिली बनाने के लिए वो ऐसा सोचते हैं, और हर चीज सोचना भी चाहिए। तो मैंने नहीं देखा था, वो बता रहे थे यार हार्ट बीट किसी की ज्यादा आ रही है, 140 या 150 प्लस है, 150 प्लस है किसी की। क्योंकि आपको ये बात पता है, छोटे बच्चे का जो हार्ट बीट होता है बहुत तेज होता है, 72 नहीं होता है, वो 130, 40, 50, 60 तक होता है। तो 140 प्लस है, तो शायद बताया था कि लड़की होती है, और 140 से कम आ रही तो क्या होता है? लड़का होता है। नहीं मैं एक मिनट रुको, मैंने ऐसा देखा था तो मैंने अप्लाई भी किया था एक पे, और वो सही बैठा भी।
अब वो कह रहा है तो मिथ, मतलब झूठ तो है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप माने को चलना, वो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है? कहीं ऐसा होता है ना, हमारे सर ने बताया था ये होता है, कहीं फंस जाओ। ऐसा बोलते हैं कि 140 से अगर ज्यादा है तो लड़की होगी और 140 से कम है तो लड़का। ये बाई चांस का हो सकता है हो जाए, लेकिन मैंने ये चीज देखी थी तो वो सही निकला। फिलहाल मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने अपना नहीं, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब मैंने चेक किया था ना, अपनी सिस्टर में किया था, उनका फर्स्ट बच्चा था, तो मैंने कहा उसमें क्या, फर्स्ट में तो कुछ भी हो जाए, बता दो साफ साफ ये होगा, और तुम भी फिर साइंटिस्ट बन जाओगे। लोग सोचते नहीं क्या तो बहुत दिमागदार आदमी है, जिन्हें बता देता है पहले ही। तो मैंने उनके अल्ट्रासाउंड मांगा था, मैंने मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो उन्होंने किया था, तो मैंने उनको पहले बता दिया आपको लड़का होगा और लड़का ही होगा। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने पता नहीं उनके पास कौन सा जादू है, लेकिन मैंने यही सोच के बताया था हार्ट बीट देख के। तो हार्ट बीट अगर ऐसा बोलते हैं है, झूठी प्रॉब्लम बात सही नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन ऐसा मानते हैं कुछ लोग। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि वो बच्चे की मूवमेंट देख के बताते हैं। ऐसा है कोई यहाँ पे जैसे सुना हो ये बात, बच्चे की जो पेट में मूवमेंट होता है प्रेग्नेंट फीमेल की, उसको देख के बता देते हैं लड़का होगा लड़की होगी। है कोई यहाँ पे ऐसा कोई जानता हो, ऐसा कोई सुना हो? तो अगर किसी को पता लगाना हो तो मेरे पास मैं नहीं करता हूँ। एक मेरी भाभी है, वो ऐसा बता देती है, सुना है मैंने, मम्मी को सुना, लेकिन मैंने सुना नहीं कर देखा नहीं है। तो वो सुना है कि वो बता देती है कि अगर उन्हें मूवमेंट देख के कि मेल होगा फीमेल होगा। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, झूठी नहीं है, आइडिया भी होते हैं कुछ लोगों, लेकिन है झूठी बात। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है ठीक हो थोड़ी बहुत, कि लड़का ज्यादा मूवमेंट करता हो लड़की कम करती हो, या लड़की ज्यादा करती हो लड़का कम करता हो, है ना? तो हो सकता है चीजें, लेकिन मैं मान के नहीं चलता हूँ, ये सब गलत है, हम लोग चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? कभी भी तो हम लोग तो बात करेंगे जेस्टेशन पीरियड की। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बच्चों, एक मैंने कहा 1 से लेके 9 मंथ तक ऐसा होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और हम लोगों ने देखा था पहले जायगोट बना, जायगोट के बाद ब्लास्टोमिया 2 से 4, 8 फिर 16 से 32। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब 8 से 16 साल का होता है उसको बोलते हैं मोरुला, और जब ट्रोफोब्लास्ट ज्यादा जाती है तो क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि 32 साल का होगा। इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट होने के बाद उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैं ये बात बता रहा था, लगभग 1 से 1.5 मंथ के बीच में, 1 से 2 मंथ के बीच में अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हार्ट बीट सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या बनता है, किसी बच्चे का हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट बनता है। और मैं ऐसे बोलूंगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राई आप लोग पता है ट्राइमेस्टर बोलते हैं लोग, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ। कितने होते हैं? 3 मंथ। और ऐसे 3 मंथ फिर 3 मंथ फिर 3 मंथ, समझ गए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें लगभग काफी ऑर्गन बन जाते हैं, ब्रेन बन जाता है, आंखें बन जाती हैं, इसके बाद उसका हार्ट बन जाता है, जेनेटल ऑर्गन बन जाते हैं, और डिजिट बन जाती हैं, हाथों की उंगली पैर बन जाते हैं, हाथ पैर बन जाते हैं, ठीक है? सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें लगभग सारी चीजें बन जाती हैं, आई जो सेपरेट हो जाती है, बच्चे का मूवमेंट देखने को मिलता है, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, हल्के हल्के उसके हेयर भी आ जाते हैं बॉडी पे। जब 6 से ऊपर का बच्चा होता है, 6 से 9 मंथ के बीच में, उसका और डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट का मतलब है पूरी तरीके से वो ठीक ठाक हो जाता है बच्चा, और खूब कूदने लगता है पेट में, सब कुछ काम, मतलब जो भी चीजें उसे करनी होती है वो करता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उसके बाद 8-9 मंथ में तो उसके बीच में डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, आपने वो कहानी सुनी थी, वो कौन सी है? वो अभिमन्यु की थी, इसकी थी, तो उन्होंने माँ के पेट में सीख लिया था कि कैसे, क्या था वो, चक्रव्यूह। हाँ बता ना क्या थी, तो इंटरेस्टिंग आती ना एग्जाम में पूछना चाहिए, तो पता है? हाँ बताओ क्या था? उन्होंने चक्रव्यूह वेदने की तरफ पूरी मतलब विद्या सीख ली थी, पेट में सीख ली थी, अब तो निकल भी नहीं पाया। वो क्या था? सर वो सो गई थी, सो गई थी सर, सो गई थी, तो बच्चा भी सो गया। वो बता रहे होंगे कैसे वापस आना है। ये कहानी कब की महाभारत की है ना? हाँ ठीक है। तो मैंने सुना तो मुझे पता लगा कि बच्चा ये भी कर सकता है। तो हालांकि मुझे ये तो नहीं पता कि पेट के अंदर क्या करता है, लेकिन ये पता है कि पेट के बाहर जैसा उसको एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही होगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई जीन्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, थोड़ा सा। मुझे लगता है बच्चे के अंदर 80% किसका पड़ता है? एनवायरनमेंट का। 20%। अब ये मत कहना कि जीन्स तो सब पापा कहेंगे 100% नहीं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर समझे कि अगर पापा ज्ञानी तो बच्चा ज्ञानी बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और बल्कि साफ साफ साइंटिस्ट ने कहा है, जैसे एक साइंटिस्ट है लेमार्क,
उन्होंने जल्दीबाजी में कह दिया था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। एक्वायर्ड समझते हो? वो कैरेक्टर जो कोई पेरेंट सीखता है, जैसे मान लिया किसी के पेरेंट्स क्रिकेटर हैं तो उसका बच्चा क्रिकेटर बनेगा, ऐसा हमारा मानते थे। या कोई किसी के पेरेंट टीचर है तो बच्चा टीचर बन जाएगा, ये ऐसा दिमाग मानते थे। या किसी बच्चे किसी के फादर फार्मर है तो बच्चा फार्मर बन जाएगा। लेकिन बिस्मैन थे एक साइंटिस्ट, आपको बताएं साइंटिस्ट को तो प्रूफ करना पड़ता है ना। अब बिस्मैन थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने चूहा लिया और उसकी 22 जनरेशन तक पूंछ काटी, मतलब पूंछ काट दी पहली जनरेशन, उसका रिप्रोडक्शन करवाया, फिर चूहा पैदा हुआ, फिर पूंछ काट दी उसकी, फिर रिप्रोडक्शन, वो 22 जनरेशन देखते रहे, 22 पीढ़ियों तक देखते रहे। उन्होंने देखा कि पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं। अगर ऐसा होता, आप लोग सोचो, तो आपको बताइए फीमेल्स होती हैं, इंडियन फीमेल्स, ये एक कान में करवाती हैं, क्या करवाती हैं? छेद करवाती हैं, छिलवाती हैं, कहते हैं ना। तो ऐसे तो बच्चा कान से वो पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जीन्स के जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जीन्स फादर मदर के होते हैं सारे के सारे, लेकिन जो भी फादर मदर ने सीखा है और जो भी कैरेक्टर बाद में आए हैं वो सब एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर एक इन्वायरमेंट से इफेक्ट पड़ता है खाली, ना कि जेनेटिक। ये कभी मैं सोचना है कि किसी के फादर बहुत माइंडेड है तो उसका बच्चा माइंडेड ही होगा। हो सकता है उसका IQ थोड़ा लेवल कम हो स्टार्टिंग में, लेकिन वो उस इन्वायरमेंट में रह के वो माइंडेड बन जाए, वो अलग बात है। भाई हमारा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करता है। आपको क्या लगता है आपके पैदा होने के बाद आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला? ये बहुत इफेक्ट कर रहा था कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिला है। दूसरा, अब आप कहोगे सर कि हाँ कुछ चीजें आसान हो जाती है, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, किसी फादर का डॉक्टर है मान लिया, तो उस बच्चे को बेटा वो उसने आंखें खोली तो वो अपने फादर को देख रहा है, सही है, कुछ बोल रहा है तो सबसे पहले बोला होगा मम्मी से बोला होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बच्चा सीख के इतना आसान लगने लगते हैं, उसे ही डॉक्टर बनना वो सबसे आसान लगता है, क्योंकि उसने उसी माहौल में रहा है ना, डॉक्टर वाले माहौल में। वो आधा डॉक्टर का काम जानता होगा पहले से। जैसे मान लो अगर किसी के फादर किसान है, क्या उसे कैसे खेती सीखनी पड़ती है? वो देख देख के सब उस आइडिया लगाता है कि पापा किस टाइम गेहूं पानी लगाते हैं, किस टाइम धान में पानी लगाते हैं, किस टाइम धान बोया जाता है, सीख जाता है वालों से। ऐसे ही किसी बार DM है मान लिया, तो बेटा को इसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो उसके लिए DM बनना क्या होगा? आसान होगा। लेकिन ये मत सोचना कि उसका फादर DM है तो बच्चा DM बनेगा, उसे आसान होगा। उसे पता है कि मेरे फादर कितने बजे जाते हैं, जल्दी सुबह उठ के कितने बजे आते हैं, क्या क्या फायदे देखते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं, किन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, किन चीज़ों को क्या करते हैं, और सब पता है बच्चों को। और सब पता है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा उस इन्वायरमेंट में रह के वो चीज़ें सीख सकता है। तो मैंने यही इसीलिए मैं एक बार बताया था आपको कि हम जो भी होते हैं लाइफ में वो सब तुक्के में होते हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है। जैसे आप लोग सोचो कि मैं महान हूँ तो मैं अपने मेहनत या बलबूते से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता है। आगे कहते नहीं, एक पल का नहीं पता है क्या होगा। भाई 1 मिनट में एक्सीडेंट हो जाता है आदमी का, 1 मिनट में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, 1 मिनट में रिजल्ट आता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। किसी का DM बन गया, अभी तक वो नॉर्मल था DM बन गया, या अभी नॉर्मल था वो डॉक्टर बन गया। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट का खेल होता है सब, लेकिन सब किस में हो रहा है? तुक्के में हो रहा है। तुक्के का मतलब होता है नॉर्मली कि हम लोग, भाई आप किस फैमिली में पैदा हुए कि आपके हाथ में था? नहीं। उसके बाद आपको कैसा इन्वायरमेंट मिला वो आपके हाथ में नहीं था। सबसे पहले आपने स्कूल में एडमिशन करवाया वो आपके फादर के हाथ में था, आपके हाथ में कुछ नहीं था। इसके बाद आपको कैसा अगले जाके दोस्त मिले वो भी सब तुक्के से मिले, क्योंकि आप लोग वही जिस स्कूल पढ़े गए वो आपके दोस्त मिल गए। कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है उसके सब अच्छे दोस्त होंगे, कोई बेकार स्कूल में पढ़ रहा है उसके सारे बेकार दोस्त होंगे, वो भी सब तुक्के में था। हाँ, उसके बाद जब आप समझदार हुए तो अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लोग लाइफ में लेते हैं और उसको समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चल रहा है चैप्टर तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मली तो समझ गए हम लोग, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी ट्रांसफर बच्चे में नहीं होते हैं। तो अब वही बात है, आपने PK मूवी देखी होगी शायद, देखी सर आप लोगों ने? उसमें काफी बातें, कुछ ऐसी बातें हैं बिल्कुल ठीक लगती हैं अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू साइंस। कुछ बातें बहुत अच्छी हैं उसमें, जैसे बताया गया कि अगर कोई, भाई हम लोग अगर कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तो बच्चा पैदा होता है नॉर्मल होता है, सबका ब्लड ग्रुप एक है, सब कुछ सेम है, बस जहाँ पैदा हुआ जैसे प्रोफेशनल उसने जो चीज़ सीखी वही उसका धर्म बन गया। तो ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, इतना टाइम नहीं है।
तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा जेस्टेशन पीरियड पढ़े और उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं, फिर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें भी खाली बात ही करनी है, वो नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है। तो आओ किताब निकालो जल्दी से और वो खत्म करो चैप्टर। अरे क्या कर रही है तो ये लास्ट बचा है कुछ चैप्टर का और ये हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा फिर और हम लोग फिर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हम लोग बेटा कहां से पढ़िएगा, यहां से पढ़ेंगे ना। ये तो कह रहे थे हम लोग नया पेज है। हाँ सर चलो पढ़ो। तो बेटा ये क्या कह रहा है, इनटू एन आउटर, आपको बताया अब इन 3 जर्म लेयर बन जाएंगी। अच्छा मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर 3 जर्म लेयर से कोई एनिमल बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और 2 से बनाए तो डिप्लोब्लास्टिक। मीडियम क्या होगी, एब्सेंट। अच्छा ये बताओ मीडियम जगह पे उसमें एक टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ, पता है किसी को? मीजोगिलिया। हाँ भाई मीजोगिलिया बोल दो, किसी बोल दो, सही है। मीजोगिलिया होता है जहां पे मीजोडर्म एब्सेंट होता है वहां पे होता है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है, हम तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि एक लेयर होगी एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, इनर कौन सी होती है बच्चों, एंडोडर्म, और कह रहा है मीजोडर्म सोन अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, यानी कि हमें उसके दोनों के एक्टो एंडो के बीच में देखने को मिलती है मीजोडर्म। कह रहा है these 3 layers give rise to all tissue organ in adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cell called stem cell which have the potency to give rise to all tissue and organ. तो हमारे सारे के सारे ऑर्गन टिश्यू सब के सब बन जाते हैं और हो जाता है इसका डेवलपमेंट। अगले कह रहा है व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये कह रहा था ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है बच्चों, 9 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है, 9 मंथ की होती है। कह रहा है डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट, कैट। अब आप लोग आराम देख लेना कितने मंथ की होती है, क्योंकि डॉग, एलिफेंट, कैट की अलग अलग ही होगी। हर स्पीशीज का जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, हर किसी का। कह रहे हैं फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। देखो यहां से स्टार्ट होता है। देखो कह रहा है बेटा आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पहले मंथ के बाद में क्या होता है वो समझाओ। कह रहा था एम्ब्रियो, हार्ट इज फॉर्म, पहले मंथ के बाद क्या हो जाता है, हार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या हो जाता है, स्टार्ट हार्ट बनता है सबसे पहले। बेटा हार्ट बनना ही चाहिए, आप लोग को कॉमन आइडिया लगाओ, क्योंकि हार्ट ही तो ब्लड पंप करेगा पूरे बॉडी हमारी। सबसे पहले क्या बनना चाहिए, हार्ट बनना चाहिए। और हार्ट सबसे आपको पता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, सबसे बेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। अगले कह रहा था फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ऑफ फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग ऑफ द टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो हार्ट को हम लोग सुनते हैं, हार्ट बीट को किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। आप सबने देखा होगा डॉक्टर का साइन भी वही होता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सबसे पहला जो साइन होता है वो क्या होता है, हमको पता लगता है हार्ट बीट से कि हार्ट बीट बच्चे का कैसा रह रहा है। कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट, यानी कि सेकंड मंथ में क्या होता है बेटा, हाथ पैर बन जाते हैं। हाथ पैर, डिजिट का मतलब क्या है, उंगलियां। तो इसका मतलब अब हल्के हल्के उसके फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब बनना स्टार्ट हो गए। कह रहे बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 वीक का मतलब होता है 3 मंथ, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ होते हैं, 3। चाहे आप लोग यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है यहाँ पे 3 मंथ और 3 मंथ का मतलब है 12 वीक। ये तो आपको पता होना चाहिए, ट्राइमेस्टर 3 मंथ 12 वीक, सही है, आराम से पता होना चाहिए आपको। चाहे एक मंथ में 4 वीक होते हैं, 3 मंथ में कितने हो गए, 12 वीक। कह रहे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल लिम्ब हो गए, एक्सटर्नल जेनिटरी ऑर्गन हो गए, मतलब मेल होगा फीमेल होगा पता लग जाएगा, आर वेल डेवलप, ये सब कुछ डेवलप हो जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था, बताया तो नहीं है, भी पढ़ेंगे हम लोग, कि लगभग जो एबॉर्शन होता है वो वैसे तो नहीं करवाना चाहिए, कभी भी नहीं करवाना चाहिए, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा उसको,
लेकिन अगर होना चाहिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग सोचो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ में क्या क्या बन गया, बच्चे का हाथ पैर बन गया, बच्चे का जेनिटल ऑर्गन बन गए, मतलब मेल है फीमेल है पता लग सकता है, बच्चे का हार्ट तो पहली मंथ में बन गया था, तो लगभग सारे ऑर्गन बनने लगते हैं। और अगले कह रहा है एज वेल द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। यानी कि 5 मंथ के बाद बच्चे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बॉडी पे क्या देखने को मिल सकते हैं, हेयर, सही, छोटे छोटे। और कह रहा है बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक का मतलब क्या होगा बेटा, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ। ये बात किसकी हो रही है, 6 मंथ। द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, यानी बॉडी आराम से बॉडी पे कवर बांध हो जाते हैं। और कह रहा है बेटा आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, मतलब बच्चे आंख खोल सकता है। एंड आई लेसेस आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। समझ गए आप लोग? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बच्चे का हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट मंथ में क्या देखा बेटा, हार्ट बन गया था फर्स्ट मंथ के बाद। सेकंड मंथ में उसके हाथ पैर और उंगलियां बन गई थी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उसके जेनिटल ऑर्गन बन गए और ये सब बन गए, मतलब अलग अलग ऑर्गन बन गए। हमने देखा 5 मंथ में बच्चे का मूवमेंट होने लगता है और बच्चे के बॉडी पे हल्के हल्के हेयर आ जाते हैं। और 6 मंथ में क्या होता है, बच्चा लगभग डेवलप हो जाता है, आई लेस सेपरेट हो जाते हैं, आंखें खोल सकता है बच्चा। और पेट में नहीं खोल देखेगा क्या हो रहा है, लेकिन वो मतलब बाहर अगर निकल आया तो खोल लेगा। और दूसरा क्या होता है कि उसका बकाया बॉडी पे बाल आ जाते हैं, अच्छे खासे आ जाते हैं। और उसके बाद 6 मंथ के बाद 9 मंथ तक क्या होता है, थोड़ा और मैच्योर होता है और 9 मंथ में डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था अभी तक। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्चुरेशन। इसका मतलब है क्या होना है बेटा, चाइल्ड बर्थ। क्या होना है? अब चाइल्ड बर्थ अगर देखा जाए तो एक मैं बोल सकता हूँ न्यूरो और एंडोक्राइन दोनों को मिला के एक प्रोसेस बनता है, इसे बोलते हैं हम लोग चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ होता है। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, फीमेल्स को पेन्स होते हैं जब कोई डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? वो रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, हमारे जो यूट्रस होता है फीमेल का, उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक फोर्स लगता है जिससे बच्चा क्या होता है, डिलीवर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, ये हमारे ब्रेन से एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वो सब मिला के क्या होता है, कोई भी बच्चे का डिलीवरी होता है। लेकिन साइंस इतना एडवांस हो गई है कि हमने इन सबको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई पहले से ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये 9 मंथ का इंतजार कौन कर रहा है, मुझे लगता नहीं कोई करता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब जाओ हॉस्पिटल, ऑपरेशन कराओ, बच्चा हाथ में, ना तो बच्चे को प्रॉब्लम ना ही माँ को प्रॉब्लम। भाई ऑपरेशन मुझे लगता है सही है प्रोसेस, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन वही बात है, ज्यादा बच्चे करने तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन से खाली 2 बच्चे सकते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस सही है, मुझे ठीक लगा। अगले देखो क्या कह रहे हैं, क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy cause expulsion delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब है चाइल्ड बर्थ, बच्चे का डिलीवरी होना। कह रहे पार्चुरेशन इज द इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, और उसमें एंडोक्राइन का मतलब है हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी सिग्नल आते हैं वो ब्रेन से ही आते हैं। ठीक है, और सिग्नल आएंगे तो इसका मतलब वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें, और हार्मोन भी सीक्रेशन होता है उनका भी। कह रहे हैं सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा व्हिच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब भैया एक संकेत मिलना कि आप यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होना है और बच्चे का क्या होना है, डिलीवरी होना है। कह रहे दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। किससे? माता की पिट्यूटरी ग्लैंड से। बेटा एंटीरियर होता है पोस्टीरियर, आपको पता है, पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसिस मतलब रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। लेकिन बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। ये आपको पता होना चाहिए, तो बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा आपको पता है ऑक्सीटोसिन का हम लोग यूज वहां करते हैं जहां पे पूरी बॉडी में कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होना होता है।
जैसे मैंने कहा था मिल्क का सेक्शन जब होना होता है तो वहां पे कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अगले कह रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। अब आप लोग सोच रहे हो सर जब बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है तो फिर इतना ज्यादा ये ऑपरेशन करने की जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने पहला तो आपको बता दूं हॉस्पिटल वालों की तरफ से कुछ होता है। दूसरा बेटा आपको पता नहीं है, आपने डिलीवरी तो देखी कभी, जिस दिन आप देख लोगे ना उस दिन यही कहोगे कि ठीक है यार ऑपरेशन ठीक है। वो फीमेल ही जानती होगी, वो फीमेल ही जानती होगी जो उस टाइम पे डिलीवरी इसकी होती है। मैंने वो होते हुए आंखों से देखी है। जो कंपाउंडर होते हैं ना वो पेट को दबाते हैं बहुत बेकार तरीके से कि आप लोग देख नहीं सकते अगर आपको खास है तो। और अगर आपने लाइफ में एक बार देख लिया, जिसने भी देखा उसे पता होगा, तो मैं 100% कह रहा हूँ वो मतलब कोई उसका बहुत खास आदमी है, मतलब वाइफ है या कोई और कोई है तो उसको तो नहीं होने देगा ऐसा, क्योंकि उसे लगेगा यार कैसे हो सकता है ऐसा, मतलब इतना ज्यादा पेन कोई कॉज कैसे हो सकता है। तो मुझे लगा है कि तभी मैं बोला था ऑपरेशन एक ठीक प्रोसेस लगा होगा। उसमें क्या है भैया, एनेस्थीसिया दिया, बेहोश, 1 घंटे बाद जब बच्चा घूम रहा है आराम से, घूम रहा है मतलब हाथ में टैब लाए, और 1 दिन के बाद बस जो फीमेल है वो भी ठीक, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या अरे होती है। अब लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत होती है, क्या करोगे। लेकिन अब वो वाला प्रॉब्लम हुआ है भाई, अब एक चीज को देखोगे जैसे सोचो कि हमारी लाइफ 100 साल तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। मैंने ऐसा सुना है बहुत लोग कहते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद दर्द होता है, बाद में भी होता है ना, ऐसा होता है क्या? और दिक्कत बढ़ जाती है उसमें, क्या हार्निया की बीमारी। हाँ प्रॉब्लम होती है मुझे पता है, लेकिन बेटा नॉर्मल लोग तो यही सोच रहे हैं कि ऐसा ज्यादा बेस्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, वो हो रहा है तो बच्चे की दिक्कत में वो ऑपरेशन कराना पड़ता है, बच्चा जाता है। हाँ अरे 80% होता ही होता है ऑपरेशन। अब दूसरा सुनो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग ये समझ रहे हो कि ये डिलीवरी होना ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही एक मैं बोल सकता हूँ फीमेल उसको कहती है कि कितना कठिन प्रोसेस है। और आप कभी देखोगे देखोगे तो नहीं, लेकिन देख लोगे तो आपका दोबारा तो एक कहोगे हाँ वास्तव में बहुत कठिन प्रोसेस है। वो तो प्रोसेस ही इतना है। सही है, क्योंकि मैंने देखा था मैं तो दंग हो गया था, मैंने कहा भाई क्या बात है। आगे देखो कह रहा है दिस लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसे क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? Soon after the infant is delivered, the placenta is also extracted out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? अब आप बताओ डॉक्टर क्या करते होंगे डिलीवरी इंड्यूस कराने के लिए? तो मैंने कहा था अगर हार्मोन सीजन हो रहा है तो हार्मोन लगा देते हैं हमारे से, ये चीजें करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, हो गया चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो लड्डू बांटो, क्या कर रहे हो? आगे देखो लड्डू बट गए। अगले क्या होता है, क्या है मेमोरी ग्लैंड। अब आपको पता है एक हार्मोन बनने लगता है, उसके बाद कौन सा, प्रोलैक्टिन, और उससे क्या होता है फिर मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है मेमोरी ग्लैंड में, किसके, फीमेल्स के। तो कह रहा था मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। क्या बोलते हैं? और कह रहा है बेटा दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibody activities and develop resistance for the। अब देखो मैं ये बताता हूँ आपको, मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि जब बच्चे का किसी का जन्म होता है तो स्टार्टिंग में उसे माँ का दूध पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माँ का दूध। उस टाइम पे उसके मिल्क में क्या होता है, बहुत सारी एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी, जो उस बच्चे को इन्वायरमेंट में जो भी पैथोजन है उनसे बचाता है। और अगर बचाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अब क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ और वो चला गया नर्सरी में बन दी। अब वो कौन सा दूध पी रहा है, वो वाला पाउडर वाला, और पाउडर वाला पी रहा है तो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी कहाँ से आएंगी? और एक एंटीबॉडी होती है IgA, वो तो हमें खाली माँ के दूध से मिलती है। और वो बच्चा, जो बच्चा नर्सरी में रहा होगा 100% देखना हम लोग, वो बच्चा बाद में बहुत ज्यादा बीमार रहता है कई सालों तक। और जो बच्चा नॉर्मल पैदा जाता है, जैसे आपने गाँव बच्चे देखे नहीं देखे? देखिए सर, जो गाँव पहले बच्चे डिलीवर होते थे, गाँव में डिलीवरी हो गई तो वो बच्चा मुझे लगता है कि अस्पताल भी नहीं जाता है, खूब मिट्टी खाता है, नाली घूमता है, सही है। तो घूमने होने के बाद पूरा गंदा गंदा रहने के बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना गंदा नहीं रहता गाँव का। अरे मैं पता नहीं, पता
अभी तो अब बच्चे ठीक रहते हैं, मैं भी गांव से रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सर आप तो ना बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि लगभग लगभग बच्चे बहुत वैसे रहते थे ना। अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन रहा था। दूसरा क्या होता है, एक बच्चा शहर का होता है, बहुत ज्यादा अच्छे एनवायरमेंट रहता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा बीमार रहता सर है, उसे डीप क्योंकि इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा केस होता है। और मैं आपको समझाऊंगा इम्यूनिटी के बारे में, कब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत सॉरी ह्यूमन। सर शहर में विटामिन डी भी तो नहीं मिलती है। अरे क्यों गांव में ज्यादा रस नहीं निकल रहा है? सर वो कमरे में तो रहता है, धूप कहाँ लगती है उसे? बहुत सब लग जाती है, सैकड़ों लोग होशियार होते हैं, छत पे ले जाते हैं उसे। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि हमेशा मैंने एक बात आपको बताई थी, छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा लड़का नहीं करना चाहिए, एक हद तक करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल उसको मान सुधारो। मैं कह रहा हूँ कि एक हद तक करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो घूमने दो आराम से। आजकल आपको पता नहीं है, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पैदा होते हैं आजकल बच्चे इतने ज्यादा मोबाइल के आदी हो गए, आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर फोन ना दो खाना नहीं खाएंगे। सर उसमें भी गलती है। और ये गलती पेरेंट्स बहुत बड़ी कर रहे हैं। यस। बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाएगा, और बच्चे का इतना उसके अंदर इतने नए डिसऑर्डर आ जाएंगे ना, वो बच्चा चिढ़ने वाला हो जाएगा, वो बच्चा किसी से बात नहीं करेगा। जैसे आपने बहुत लोग देखे होंगे, बहुत छोटे बच्चे होते नहीं होते, जैसे ही उन्होंने देखा कि 5 लोग बैठे हैं, तुरंत मम्मी फोन फोन को ना बताएगा, मम्मी नहीं देंगी तो रोना स्टार्ट होएंगे, तो जो और लोग डिस्टर्ब होंगे तो सीधे उन्हें पता मम्मी फोन फोन दे देंगे पहले। और वो लोग इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए फोन की तरफ कि उन्हें शाम को सोने से पहले टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, उठने से पहले। बहुत अच्छे तरह से मैं खाना नहीं खाऊंगा तब फोन नहीं मिलेगा। और जहाँ देखा कि मान लिया बारात है, अब वहां देखा आज तो मौका है पूरा, क्योंकि सब लोग हैं ना, तो उन्हें पता है रोऊंगा तो घर डिस्टर्ब होंगे, चुपचाप फोन दे देंगे। और ये इतना बड़ा इफेक्ट है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। आपने एक नॉर्मल प्रॉब्लम देखी होगी, आजकल के बच्चे बहुत लेट बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। सुना है आपने? जो नए नए बच्चे हैं वो लेट बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये पता है आपको? हाँ सर। आपने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे कि बच्चा 3 साल का वो बोल ही नहीं पा रहा है अभी, बहुत सारी चीजें। आवाज साफ नहीं चलती। साफ छोड़ो, साफ का बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो चुपचाप रहता है। ऐसे प्रॉब्लम जैसे मेरी जिसम में है, तो वैसे नहीं है, मतलब एक सिस्टर है तो उनके लड़की उतनी बड़ी होगी, बोल ही नहीं, बोलती नहीं कुछ। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है फोन देना बच्चे को। वो अकेले में मस्ती में रहता है। जब कोई बच्चा फोन की आवाज सुनता है तो आपको पता है कि उस फोन का जो छोटे बच्चे कार्टून वगैरह होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं कि बच्चा उनकी आवाज को देखो। एक बात और सुनना आप लोग, बच्चा हमेशा जब आप बोलते हो तो आपके होठों को देखता है और उसकी एक्टिविटी को देख के वो समझता है कि पापा कैसे होठ चला रहे हैं, और उसको सुन सुन के बोलना स्टार्ट करता है। अब बच्चा क्या कर रहा है, फोन में देख रहा है। अब जब फोन में देख रहा है तो उससे बात ही नहीं कर रहे लोग, बात करना बंद कर दी। पहले क्या था कि दादी नानी कहानी सुनाती थी बच्चे को, वो बच्चा बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट करता, एक्टिव बहुत होता। आपके बच्चे फोन से मतलब रख रहे हैं, आप फोन से मतलब रख रहे हैं तो फोन सोचो, फोन की जो ओंठों की वो होती है वो बच्चा समझ नहीं पाता है, वो खाली कलर देख के खुश होता है, आवाज देख के खुश होता है। वो उनकी जो एक्टिविटी होती है उसको देख के नहीं समझता, आइडिया नहीं लगा पाता है कि बोल कैसे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आवाज तो खाली आ रही है बस कहीं से। और जब आप बच्चे से खुद से बात करोगे तो बच्चा ज्यादा चीजों समझेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ छोटे बच्चे अगर आपके घर में है कहीं भी, उनके पेरेंट्स से साफ साफ कह दो कि ये बच्चा कितना भी रोए, वो 1 दिन रोएगा 2 दिन रोएगा, उसको एक बार भी फोन मत दो, एक बार भी। आपको पता है, एक अभी मैंने एक वीडियो देखा था, अगर कोई 3 साल तक का बच्चा है उसका स्क्रीन टाइमिंग 0 रहना चाहिए, 0 कर दे। 0 का मतलब 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। और आजकल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा 3 साल तक के बच्चे देख रहे हैं वो फ्री रहते हैं ना। और ये इतना बड़ा इफेक्ट आने वाला है क्योंकि ये गलती पेरेंट्स की है ना। उन्हें लगता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बच्चे को फोन दे दे रहे हैं, वो शांत रोता है तब भी फोन दे देते हैं, वो देख के चुप जाता है, चुप जाता है, आदत पड़ जाती है उसको। तो आदत पड़ जाती है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को लेके सीरियस हो जाओ किसी घर में छोटे बच्चे हैं तो। मैं तो नहीं देता वो रोए कितना भी, उसे रुपया दे दो लेकिन उसे फोन मत दो। और ये देखो, उससे पहले आपको सुधरना पड़ेगा अगर आपके घर में बच्चा है तो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बच्चा शाम को अगर हमारे पास है तो हम फोन ना चलाएं खुद ही। जब खुद फोन नहीं चलाओगे तो बच्चा नहीं करेगा। जब आप खुद चलाओगे, बच्चे को पता है पापा मुझे चला रहा है, हमको नहीं चलाएंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सब बहुत प्रॉब्लम वाली है, आपको बताने की प्रॉब्लम है।
तो बेटा यहाँ के देखो पढ़ लो, इससे पहले पूरा खत्म करो। कह रहा है which contains several antibody absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. तो इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को, जिससे बच्चा कैसा रहे, हेल्थी रहे। तो चैप्टर हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन में लगाना है इसके आज, और अब हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसके बाद जस्ट चैप्टर है, तो आप लोग चैप्टर निकालो, वो भी ऐसा ही है आपको समझाने वाला खाली, उसमें भी कुछ खास नहीं है। खास का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत अच्छा चैप्टर है जेएमडी के, वो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते हुए। पहले आप लोग ये पढ़ो, मतलब तो आपको इधर ही आ रहा है क्यों लेकिन वहां पे कुछ हम लोग समझेंगे जेनेटिक्स को कि कैसे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये चैप्टर स्टार्ट है, इसमें कुछ बातें बता रहा हूं मैं। इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हम लोग देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव तरीके से कैसे हेल्थी रह सकते हैं। बेटा मैं तो ये कहूंगा ये चैप्टर कायदे में सबको पढ़ना चाहिए, सबको मतलब, हालांकि बहुत सरकार प्रयास करती है चीजों को घर घर पहुंचाने का। देखो इस चैप्टर में बेसिकली चीजें ऐसी बातें हैं कि जो एक नॉर्मल नॉलेज है, जो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को होना चाहिए खाली, यहाँ बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये नीट के लिए होना चाहिए। ये चैप्टर ऐसे है ना कि ये चैप्टर सबको नॉलेज होनी चाहिए, तो मैथ वाला हो या कोई फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, बायोलॉजी वाला हो, मतलब कोई भी हो, आर्ट वाला हो। भाई रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कैसे रहना है, अगर जनसंख्या इतना बढ़ रहा है उसका आने वाले टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये नॉलेज होना। तीसरा एजुकेशन। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, आप लोग सोचते हो कि अगर किसी की फैमिली बहुत हेल्थी है, हेल्थी में सोचते हैं आप लोग, मतलब कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से वो फैमिली चल रही है, सर्वाइव कर रही है, सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये देखा कि उस फैमिली में बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ का मतलब डेंसिटी ज्यादा है फैमिली की? नहीं। इसलिए आपने एक बात सुना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ चैप्टर तक, क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा एक बात और सुनो, अगर किसी घर में मान ली 4 भाई बहन है, चार मतलब भाई बहन 4 भाई में 4 बहनें, 8 लोग हैं मान लो, इतने अलग ज्यादा बता रहा हूँ, 5-6 होते पहले घर में होते थे। और मैं ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अपने पापा से पूछना, ये आपके फादर इतने बच्चे बैठे हैं, किसी के फादर मतलब अकेले भैया बहन नहीं होंगे, शायद एक काफी हों, है कि यहाँ पे जिसके फादर अकेले हों खाली, और सिस्टर भी एक ही हों खाली, है कि यहाँ पे तुम्हारे फादर अकेले और उनकी मतलब सिस्टर भी एक ही है, तो ये है एक भी गुण। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है एक है। सोचो 99.9% यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके घर में या तो 2 फादर 2 भाई हैं, या सिस्टर 2 हैं, या कुछ ना कुछ तो है ऐसा। तो ये कैसे ये इफेक्ट कैसे आया बताओ? क्योंकि पहले के लोग कैसे थे, अनएजुकेटेड थे। जो लोग पहले से एजुकेटेड हैं वो समझते हैं। अब एक बात सोचो, आप लोग नॉर्मल सा एक फैमिली, मैं आपको प्लानिंग समझा रहा हूँ, एक किसी घर में अगर 3-4 भाई हैं मान लिया, सही, क्या आप लोग गारंटी लेते हैं फादर की चारों भाई शिक्षित पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएंगे? नहीं। मान लिया धोखे से 3 को उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ा भी दिया, और उसमें धोखे से एक निकल आया बेकार। मतलब बेकार समझते हो, हर टाइप का हो। खेती बाड़ी वाला इंसान अच्छा होता है, वो मत कहाँ करो। खेती वाला भी एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है। बेकार का मतलब है बहुत बड़ा ड्रिंकर है, या बहुत बड़ा एब्यूजिव गाली देने वाला है, या बहुत बड़ा मूरी टाइप का है। मूरी टाइप का समझते हो, उसने ठान लिया वो करेगा, किसी भी टाइप का हो सकता है। वो बेटा एक आदमी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता रहेगा। अब बताओ क्या वो फैमिली सुन सकती है? फादर को उन्हें मतलब नहीं 3 लड़के करना है, उन्हें मतलब ये है कि खाली ये क्या करेगा, वो कहीं भी जाएगा डिस्टर्ब कर देगा। पहला शादी में गया, वहां मार पिट के आ गया, ये मार के किसी को आ गया, घर वाले पूरे प्रॉब्लम में। उसका भाई पढ़ा लिखा है, वो भी परेशान कि क्या करूं इसका, उसको अपने साथ में रखेगा तो वहां प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मतलब एक उपाय है कि छोटा परिवार होगा, अगर कम लोग होंगे उस फैमिली में तो आप समझा सकते हो, लेकिन ज्यादा लोगों को आप नहीं समझा सकते हो। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, आपके हाथ में खाली तुम हो, बस कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
और अगर मैं लेके चलूँ आपको पहले की बातों में, तो आपको पता होगा पहले के 99% लोग ये समझते थे, पहले की 99% बता रहा हूँ मैं, 2-4% बात नहीं कर रहा हूँ, कि जिसके ज्यादा घर में लाठी होंगी, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके घर में ज्यादा लड़के होंगे, ज्यादा परिवार में लोग होंगे, उसकी क्या होगी, पकड़ होगी, मतलब उसकी ज्यादा चलेगी। ऐसा लोगों का मानना था। गांव में तो 99% लोगों का मानना था कि उनके 5 भाई हैं जो, अब उनसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, बोल नहीं पाएंगे उनसे। दूसरा बेटा क्या था, लोगों के पास जमीन ज्यादा थी पहले। जमीन ज्यादा होने की वजह से लोगों को ये लगता था कि अब खेती कौन करेगा, क्योंकि पहले यंत्र नहीं थे, तो लोगों को ऐसा लगता था खेती कौन करेगा, इतनी जमीन है तो उसको करने के लिए लोग ज्यादा होंगे तो वो खेती आराम से हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि डेवलपमेंट इतना होने वाला है आने वाले टाइम में। अब क्या होगा, 10 साल में 15 साल में पूरा चेंज हो गया। साइंस हमारी इतनी आगे चले गई ना, उसने ट्रैक्टर ना दिया, लो भैंस हटाओ ट्रैक्टर लो, एक आदमी 100 बीघा जोत देगा। पहले क्या होता कि भैंसों से कितना उतरा है, 4 आदमी 5 आदमी मिलकर उतरा 100 बीघा, अब एक आदमी 100 का 500 बीघा जोत देगा। दूसरा, नए साधन आए, इतने साधन आ गए कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा, लोगों के पास को पता लगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है, उसको बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, शिक्षा इतनी महंगी है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम से डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों को समझ में आया कि 4 जिसके भाई हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, जो अकेला है वो सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो 5, अब आज के टाइम में क्या उल्टा हो गया है, जिसके पास पैसा है ना, पैसा का समझते हो, जो ठीक ठाक फैमिली चला रहा है अपनी, पैसे का मतलब वो होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत पैसा होता है, पैसे का मतलब होता है ठीक ठाक फैमिली चला रहा है। तो मतलब ये होता है कि वो जो 4 भाई हैं बेचारे दुखी रहेंगे, जो एक होगा वो उनको ही मजदूरी के बुलाएगा कि आ जाओ हमारी टेक करना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल आदमी इससे नहीं दबाएगा कि तुम 4 हो 5 हो, आजकल आदमी के पास पैसा है तो तुरंत पुलिस जाएगा और रिपोर्ट लिखवा के वहीं पिटवा देगा, 4 को पकड़वा देगा अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्या चल रहा है, आजकल ये सब बंद हो गया। ये पहले था कि पुलिस नहीं थी, लोग डरते थे कि यार जिसका ज्यादा लोग होंगे वो ज्यादा पकड़ लेंगे उसकी। तो ये सब चीजें पहले की थी, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप हुए, हमारे यंत्र आए नए, एजुकेशन बढ़ी, लोगों को समझ में आया। जैसे आपने एक चीज और सुना होगा कि पहले लोग मानते थे एक लड़का बहुत जरूरी है, एक लड़का नहीं हुआ तो पता नहीं क्या नहीं हुआ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जैसे 7 लड़कियां हो गई, लेकिन उसने भी एक लड़का करके दिखाया, तब क्या, अब देखो मजा आया मुझे, एक लड़का हो गया। भाई एक बात सोचो, आप अगर 7 लड़कियों के बाद लड़का कर भी लिया, लड़का बेचारा क्या करेगा अपने लाइफ में? 7 लड़कियों पहले शादी तो करो और उनको पढ़ाओ लिखाओ, तो वो लड़का बेचारा भीख मांगेगा इसमें पढ़ाओगे और सोचेगा कि मुझे पैदा क्यों किया है अपना चीज में। ज्यादा अच्छा रहता 2 लड़कियां होती, उन्हें पढ़ाते आराम से मेहनत करा के और शादी करते उनके बिंदास। तो ये सब पहले की सोच थी, और इसीलिए चैप्टर बना होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें खाली यही समझाया गया है कि हमें एक हेल्थी फैमिली कैसे होनी चाहिए। उसमें एक बात और भी आती है, जैसे लोग बहुत लोग मानते हैं ये कि धोखे से हो गया, पता नहीं भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, ऐसे मानते बहुत लोग मानते हैं कि हो गया तो हो गया। अब जैसे मेरे गांव का केस है कि एक बच्चे की शादी हो रही है, एक लड़की की शादी हो रही है और उसकी माँ को उसी से बच्चा हो गया। ये लोग है वही चक्कर में। देखो अब तुम इससे बड़ा एग्जाम्पल अनएजुकेटेड क्या बताऊं बताओ। उस लड़के का मतलब उसके बड़े भाई का बारात हो रहा है, लगन आ रहा है उसे, और उसकी मम्मी को क्या हो गया प्रेग्नेंट, उनके भी लड़का हो गया। वो लड़के का नाम है लगनिया, क्योंकि लगन वाले दिन पैदा हुआ था। तो आप सब ना देख लेते गाँव के था। तो कहीं ना कहीं अब सोचो इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड पहले, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी अब लोगों को समझ में आया कि कैसे। तो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर का नाम है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग हेल्थ से मतलब क्या समझते हो बताओ? एक हेल्थी फैमिली क्या होती है? एक हेल्थी हम कैसे समझ सकते हैं कि पर्सन हेल्थी है? बताओ। हेल्थी का मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी बनी हुई है तो वो हेल्थी है। नहीं, बहुत लोग ये मानते हैं ना कि बॉडी है तो हेल्थी हो, कि हम हेल्थी है तुम बेकार हो। हेल्थी का मतलब होता है फिजिकली, पहला हाँ फिजिकली सेफ होनी चाहिए, दूसरा मेंटली, हाँ मेंटली मतलब कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली आपके विचार कितने अच्छे हैं वो होना चाहिए, अच्छे चल रहा है। तीसरा होता है सोशली। सोशली का मतलब आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी मोहल्ले में चले गए, वो मोहल्ले में सोच रहे हैं ये कैसे आ गया, ये क्यों आया है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो सोशली वेलबींग होना चाहिए। और चौथा चैप्टर पढ़ना है हम लोग रिप्रोडक्टिव, तो इसीलिए कैसा बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिवली। अगर हर टाइप से कोई हेल्थी है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पर्सन कैसा है, टोटली
हेल्थी है। कैसा है? हेल्थी है। तो हम लोग यही समझेंगे इस चैप्टर में कि प्रॉब्लम कैसे हम फैमिली को पॉपुलेशन कम करें, कैसे ज्यादा करें, ये सभी चैप्टर में। ठीक है, तो पढ़ो इसे। क्या क्या स्टार्ट में लिखा हुआ है देखो। कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इज इन चैप्टर 2। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि उसको समझने के लिए इसको भी साथ में जोड़ा है। कह रहा है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? द टर्म सिंपली रिफर टू हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। हाउएवर इट हैज अ ब्रॉडर perspective and include as mental and social aspect of reproduction also according to the World Health Organization WHO के अकॉर्डिंग क्या वो हमें ये पता होना चाहिए। कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस है टोटल वेलबींग, खाली रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं, टोटल वेलबींग। यहाँ पे कह रहा है जैसे पहला कौन सा बेटा? पहला है फिजिकली, कैसा है? दूसरा है इमोशनली। इमोशनली में अच्छा होना चाहिए, समझ रहे? इमोशनली मतलब समझते हैं आप लोग? बताओ बताओ बताओ। अरे इमोशंस का मतलब क्या होता है? स्वभाव। हाँ, तो हिंदी क्या होती है इमोशन की? इमोशन की हिंदी भावनाएं, भावना। अच्छा, तो इमोशन का मतलब समझ लो यहाँ पे क्या है? इमोशन का मतलब है कितनी अच्छी चीजों को हैंडल कर पाता है वो। ऐसा तो नहीं कि किसी ने जैसे होता है कि थोड़ा डांट दिया, एक तो एकदम रोने लगा, तो वो इमोशन ज्यादा बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, मतलब कहता नहीं कमजोर दिखता है वो बहुत पर्सन। ऐसे ही तो इमोशनली वेलबींग होना चाहिए पर्सन, इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। अगले कह रहा है बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, सोशल पिक्चर होना चाहिए। देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल interactions among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। इमोशन का मतलब यहाँ पे ये भी आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ये वो वाला इमोशन है तुम समझ रहे हो, ठीक है? ये वो वाला इमोशन है कि रिप्रोडक्टिवली ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने देखो कितना क्राइम हो रहा है आजकल। क्राइम कौन समझ रहे हो आप लोग? जैसे किसी का रेप हो रहा है, अब सोचो वहां पे वो कैसा है, उसको इमोशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई फीमेल रो रही है उसको देख के वो समझ नहीं पा रहा है कि क्यों रो रही है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल बेकार है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इमोशनली का मतलब उससे समझ गए आपको कि कितना परफेक्ट है वो। कह रहा है व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव इट, लेट अस एग्जामिन देम। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इसको हम ऑब्टेन करें और कैसे हेल्थी रहें, कैसे अच्छे विचार लेके आए माइंड में, वो सब यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, जिससे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी तरीके से अपना मतलब पूरी तरीके से हेल्थी जीवन यापन कर पाए। तो देखो कह रहे इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। सोचो इंडिया पहला कंट्री है जहाँ पे लोगों को समझाना पड़ रहा है कि रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब तो हम नंबर 1 पहुंच गए, ये भी अचीवमेंट है। तो सुनो, नंबर 1 पे पहुंचने के बाद अब तो थम जाओ, लोगों को समझाना पड़ रहा है। यानी कि सरकार को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़े जिसकी वजह से लोग थोड़ा समझदार हो जाए। और कहीं ना कहीं आपने अब आप प्रोग्राम को समझ रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा, देखा नहीं है, लिखे हुए होते हैं सरकारी स्कूल लिखा होगा, जैसे आप कहीं अस्पताल में जाओगे ये टिकट लोग बस का उस पर लिखा होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। और भी होते हैं ना, और क्या होते हैं पता ना, बच्चे दो ही अच्छे। एक मैंने देखा था 2 बच्चे हों फूल से, फूल मतलब अच्छे से, 2 बच्चे हों फूल से और 3 नहीं हो भूल से। भूल से मतलब होता है गलती से डालना है, 2 बच्चे अच्छे हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब, इसके बाद आपने देखा होगा गाँव आशाएं लगाई जाती है, आशाएं होती है, तो उनका भी यही काम होता है कि लोगों को गाँव को समझाना कि कैसे हम रिप्रोडक्टिव तरीके से हेल्थी रहें। सही है? ऐसे ही आपने देखा कॉन्डोम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जाता है। ये सब चीजें हैं जिनसे पता लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐसा। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। कह रहा है दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का समझते हो आप लोग कि ऐसा पता होना चाहिए कि 2 बच्चे करने 3, ऐसा नहीं कि चल रहा है खाली बस। सही सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बेकार रहती है, क्या तो कहीं ना कहीं एक फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। अब तो सरकार ने कह दिया, सब क्या कह दिया कि ज्यादा बच्चे, कोई नियम लगे हुए हैं ना, उसने नियम कुछ मतलब
लगा ज्यादा बच्चे होंगे तो कोटा नहीं मिलेगा, ऐसा बोला है? हाँ, ज्यादा बच्चे होंगे तो नौकरी मिलेगी सरकारी, ऐसा कुछ है? एक किस्त कुछ है भी, मोदी हाँ। वाली। कह रहा फैमिली प्लानिंग पर इनिशिएटेड इन 1951, ये कब हुआ था बेटा? एंड पर, ये पूछ रहा था, ध्यान रखना। और कह रहा है एंड पर प्रोडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिकेड इंप्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि RCH। तो ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनके द्वारा हमें समझाया जाता है कि कैसे, अगर रेटिंग देखा जाए ना तो मुझे पता क्या लगता है, हालांकि मुझे लगता है कि हम लोग समझदार हो गए हैं। पहली बात तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैंने गांव में भी देखा है चीज कि लोग खुद से कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पसंद नहीं होने, जैसे किसी एक लड़का होगा वो कहता है नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि उन्हें क्या करना है, वो कंपटीशन करना है कि अगर मेरे 2 बच्चे रहेंगे, एक का एक रहेगा, उसकी जमीन ज्यादा रहेगी, मेरी कम रहेगी। ऐसा लोगों का, बहुत लोगों का मानना होता है। सरकार ने ये भी तो कहा था नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी। बोल रहे हैं दो, तो बात की बात है, वो पहले अपने घर में देख रहे हैं ना। दूसरा क्या है कि बच्चे इतने ज्यादा हो गए कि अब लोगों का जो रहने का निवास स्थान है, खेती के लिए जमीन है, जो भी व्यवसाय है, वो बहुत एक लिमिटेड एरिया में हो गया है। लिमिट का मतलब जगह ज्यादा बची नहीं है। जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले देखोगे तो हर किसी गांव में, जो बच्चा गांव में रहता है, हर किसी के ये घर बना हुआ है, और घर के ही थोड़े बहुत दूर या पास में ही या थोड़ा दूर इतनी जगह पड़ी होती थी कि उनके बस वहां भैंस बंधी है या खाली पड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं, होता था पहले गाँव में। और आजकल जो उनका घर है बस वही है खाली, उसके बाद कहीं ऐसी जगह नहीं है। आपने देखा हो पहले शादियां गांव में होती थी तो पूरा टेंट लग जाता था गांव में। अब बेटा गांव में टेंट लगाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, छत पे लगाते हैं, बात है, लेकिन जगह तो नहीं है वैसे जो होती थी पहले, अब वो बहुत कम रह गई। मैं ये कह रहा हूँ बहुत कम रह गई है। इसका मतलब लोग खुद समझदार होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी कि बच्चों को बंटवारा कैसे करेंगे। और बहुत लोगों में तो ऐसा होता है ना कि घर बट गया, फिर घर भाई अब तुम्हारे लिए रहने के लिए एक कमरा तो क्या करोगे, दो अब तुम 4 बच्चे के लिए वो कहाँ रहेंगे, तो प्रॉब्लम तो होगी ना होगी। तो कहीं ना कहीं अब लोग खुद से समझदार हो गए, लोगों को पता लग गया कि गरीबी अमीरी कहाँ से आती है। एक अच्छा फैमिली होगा तभी एक अमीरी आएगी, और अच्छा फैमिली होगा तो गरीबी आएगी। ठीक है, ये इससे मतलब नहीं है कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका भी दोस्त है। अगर फैमिली सही होगी, सही अच्छे तरीके से रहोगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो फैमिली हमेशा ही सुखी रहेगी, हर काम में सुखी रहेगी। एजुकेशन में बच्चों को अच्छी दे पाएंगे पेरेंट्स, बच्चों को अच्छा खिला पाएंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े पहना पाएंगे। अब किसी का फैमिली इतना बड़ा है, बेचारा क्या करे, और फिर उसमें बीच में उसमें इतना ज्यादा फिर चीजें महंगी हो गई हैं। एजुकेशन समझो कितनी महंगी हो। अगर मुझे लग रहा है किसी के 3-4 भाई बहन हैं और वो सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी जगह पे, तो उसके फादर कभी भी पूरी जिंदगी में नया काम नहीं कर पाएंगे, वो पढ़ाते रहेंगे बेचारे खाली बस, और उनकी फीस टाइम से दे नहीं पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग। और अगर किसी का 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो उसको अच्छी जगह वो पढ़ा सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये सब लोगों को समझदारी अब आ गई है। पहले लोग क्या था कि पढ़े नहीं, उन्हें 10th किया, 8वां किया, उसको घर बैठ गए। तो अब वो लोग भूल गए, उन्हें पता है कि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो अच्छी जगह जाते हैं। अगले लोग कह रहा है बेटा RCH प्रोग्राम क्या करता है, कह रहा है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी and support for building up a reproductive healthy society are the major tasks under these programs। इन प्रोग्राम में बताया जाता है कि कैसे हमें छोटा परिवार को रखना है, कैसे इन छोटे परिवार से एक अच्छी फैमिली बनेगी, अच्छी फैमिली बनेगी तो अच्छी सोसाइटी बनेगी, और अच्छी सोसाइटी बनेगी तो पूरा देश का खुशहाल रहेगा। और मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझाएं लोगों को। अब ऐसे घर में चले जाना कि तुम्हें वहां पे गाली सुन के आना पड़े, मतलब मैं नॉर्मली आपको, अब ज्यादा नहीं तो अपनी फैमिली में समझ सकते हो, अपने जितने रिलेशन उन्हें समझ सकते हो कि छोटी फैमिली ही ज्यादा बेटर है, ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर आप समझदार हो तो। और खुद से ये बात आपको कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि क्यों छोटा परिवार सुखी परिवार है। हालांकि लोग समझ गए, लेकिन फिर भी आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं अपनी फैमिली में तो आपको ये बातें बतानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो बता ही सकते हो अपने रिलेशन में, अपने घर पे, ये खुद से समझा सकते हो। तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अगले कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, अब इसमें देखो हेल्प किसकी ले रहे हैं लोग, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल। ये आपने जैसे आप ऐड देखते हो टीवी तो उस पर ऐड आते हैं, या आपने कोई टिकट लेने का उस पर लिखा हुआ होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। अब ये पढ़ता कौन है? मुझे तो सबसे पहले अच्छा लगता है, अगर कभी भी लोग नहीं समझ पाने में भी, तो मुझे लगता है
कुछ चीजें सरकार चलाती तो वो सब कुछ चला रही है, आपको लगता है सरकार चलाती नहीं कुछ। अगर आप देखोगे ना एक लेवल में जाके तो सरकार तुम्हें सब कुछ दे रही है, वो आप तक सही समय पहुंच नहीं रहा है वो अलग बात है। बेटा एक बात सोचो, सरकार फ्री एम्बुलेंस दे रही है, सरकार फ्री में, मैं सरकार प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हंस के बात कर रहा हूँ, कोई भी आएगी वो सब करेगी काम। दूसरा आपके लिए खाने के लिए वो मिल रहा है, राशन जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है घर में। तीसरा आपको रुपए भी मिल रहे हैं। चौथा हर सब्जी के लिए, मान लो मुझे की सब्जी के लिए सुनो तो, इसके बाद चौथा आयुष्मान कार्ड जानते हो आप लोग? आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री कर रही है, फ्री हो रहा है। दूसरा हर गांव में आशा काम पता है क्या होता है कि गांव में जो भी प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेटिव समझे तो वो समझाए लोगों को कि ये कैसे प्रॉब्लम सही होगी, कैसे बेकार होगी, लेकिन वो नहीं समझाते, तो उनके वो तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें क्या चाहिए नहीं। लेकिन वो चीजें हमारे तक ना पहुंच पाना वो अलग बात है। मैं वही कह रहा हूँ बीच में कि अगर मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर जितना सरकार चीजें हमारे लिए बनाती है अगर हमें 100% मिल जाए तो हर गांव शहर बन जाएगा, हर गांव। सरदार दरिया बेटा आपको पता नहीं है, अगर 100 रुपए आते हैं तो खाली आप तक पहुंचते हैं 5-6 रुपए बस, सोचो, और 90 रुपए भ्रष्टाचार। तो ये चीजें चल रही हैं आजकल। और मुझे लगता है कि एक चीज और होना चाहिए, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा कि ऐसा सरकार होना चाहिए, एक जिले में 10-15 लोग ऐसे नियुक्त करें और वो गाँव गाँव जाके टीवी ले जाके समझाएं कि देखो भाई ये प्रॉब्लम होती है, सुन लो ध्यान से, और इससे हमें ऐसे बचना चाहिए, तो लोगों को लगा जल्दी समझ में आएगा। कंपेरेटिवली देखे रहने से लोग तब समझते हैं। उनका जैसे मान लो तुम्हारे गाँव में टीवी लगा दिया 5 दिन के लिए और प्रोग्राम बना दिया कि भाई जितनी फीमेल है मेल सब आएंगे देखने एक, और वहां पे 4-5 लोग ऐसे में समझाएं लोगों को कि देखो भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा बच्चे होंगे, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी समझाएं, पास्ट में क्या हुई है वो भी समझाएं, कितनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइंस को लेके वो भी बताएं उन्हें। तो मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी। लेकिन 80% लोग पता है क्या बेचारे, वो खाली इससे मतलब रखते हैं ठीक है यार मेरे घर में खाना बन गया, बात करो। दूसरे घर में क्या हो रहा है, ये सरकार क्या कर रही है, या हमारा पूरा भारत क्या कर रहा है, हमें मतलब नहीं है, और इसी में 80% लोग खुश हैं। नहीं सर, मैंने कई देखे गांव में जाके मतलब रोल लेके दिखाते भी हैं, क्या दिखाते हैं तो हाँ, तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा होने से फिर क्या होगा, ज्यादा अच्छे से चीजें सॉल्व होंगी। अगले देखो कह रहा है, तो ये समझ के आपको बेटा कह रहा है among the people about reproduction it is expect parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information। अब इन सबका रोल होना चाहिए। आप जैसे अपने बच्चों को बताएं, वो सॉरी अपने फैमिली को बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं, जो लोग समझदार नहीं उनको समझाएं कि ज्यादा बच्चे बहुत प्रॉब्लम वाले होते हैं। भाई मैं तो समझाता हूँ सब सही है, और समझाना भी चाहिए। ऐसा नहीं रूल अपने ऊपर फॉलो भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने दूसरे समझा दिए ठीक है और आपने आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं तो लोग गाली देंगे बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए। हाँ ठीक है, जान समझाना चाहिए। ठीक है, अगले कह रहे इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड आल्सो बी encouraged टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग एज so as to discourage children from believing in myth। myth मतलब होता है पुराने, वो तो नहीं पुरानी जो मिथ होती है बच्चों में, and having misconception about sex related aspect। अब जैसे हमारे स्कूल में क्या हुआ था, हम पढ़ाते थे 12th किया था, तो ये बोले ये है जनरल स्वास्थ्य चैप्टर और ये है मानव जन्म, इन्हें घर पढ़ना, यहाँ से आकर निशान लगा लो, उत्तर लिख लेना और पेपर में आए तो लिख देना, बताया नहीं कहीं कुछ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर्स को लो लेवल से बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होनी हो जाती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, क्या नुकसान वाला है, क्या सही है। देखो ये कोई बच्चा हो उसे पता होना चाहिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर जिसको ये नहीं बताया तो सबसे बड़ा वो बेवकूफ है। अगले देखो क्या कह रहे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, एड्स वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलेसेंस एज ग्रुप। आप लोग एडोलेसेंस जानते हो क्या होता है? एडोलेसेंस ये होती है 12 से 16 साल की एज। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि अगर कोई बच्चा है जो सबसे ज्यादा उसकी जो बिगड़ने वाली स्टेज है वो कौन सी है? ये वाली स्टेज, 12 से 16 साल। ये ध्यान रखना है
आप लोग चाहे 12 साल से पहले किसी बच्चे को कुछ भी छूट दे दो, चल तू कुछ भी कर जा, वो कहाँ जाएगा, रहेगा वो आपके पास। खाली थोड़ी शैतानी कर सकता है। शैतानी का मतलब अब इतना थोड़ा मतलब गाली देने लगे तुम्हें को छोटे पे गाली नहीं है, ठीक है बच्चा है कोई बात नहीं, तो उसे मानना ही चाहिए। लेकिन हाँ वैसे छूट दो आराम से। सबसे ज्यादा जो तुमको बच्चे को ध्यान रखना है वो किस एज में रखना है, 12 से 16 साल के बीच। मैं ये बात 100% प्रूफ दिखा सकता, प्रूफ तो मतलब आप भी देख सकते हो, मैं 100% तरीके से कह सकता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर उनका डाउनफॉल आता है वो कौन सी स्टेज में आता है, 12 से 16 साल की स्टेज में। क्योंकि इस टाइम पे 12 से 16 साल की स्टेज ऐसी होती है, उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं दुनिया में। आपको पता होना चाहिए कि 12 साल से छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपने फादर की मानता है, हर बात अपने भाई की मानता है। जैसे मम्मी कहेगी बेटा ऐसे बाल काटो, ऐसे काट लेगा। बच्चे मम्मी ने कह दिया कि नहीं बेटा ये पैंट ऐसी पहननी तो वैसी पहन लेगा। जूते बड़े ला दिए तो कोई बात नहीं, मोजे के अंदर वो कर दिए वो पहन लेगा। लेकिन जैसे वो 12 साल का होता है उसका रीजन है, उसका मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ खाली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, जब बच्चा 12 साल का होता है तो उसमें कुछ नए नए हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। और मैंने कहा है कि हमारा डेवलपमेंट पूरा बॉडी का या हमें सोचने या कुछ भी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हार्मोन कंट्रोल में है। अब बच्चे के अंदर एंड्रोजन आया, एस्ट्रोजन आया, बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आ गई। क्या गई? हमेशा ध्यान रखना जब किसी बच्चे के अंदर कोई चीज चेंजमेंट आता है तो उसमें उसका दोष नहीं होता है कि वो तुम्हें को ज्ञान दे रहा है, वो उसकी मजबूरी है क्योंकि वो ज्ञान देगा क्योंकि उसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे उस बच्चे को कैसे हैंडल करना है। और किसी बच्चे को अगर आपने सबसे अच्छा सुधार दिया 12-16 साल की एज में, मैं गारंटी से कह रहा हूँ उसके बाद वो नहीं बिगड़ेगा। और जो बच्चा बिगड़ने वाला होगा वो 12 से 16 साल की एज में बिगड़ेगा। या तो पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं याद डालेगा, तो उस टाइम पे उसे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की लगती है किसी भी चीज को लेके। उसे लगता है यार लाओ एक बार बीड़ी पी के देखूंगा, ऐसी लगती है। सही है, वो देखेगा तो 12-16 की देखेगा। एक पार्टी में उसने लगा दोस्त यार बहुत खुश रह रहे हैं बड़े बड़े लोग, और वो क्यों खुश है, उन्होंने भीड़ लगाए हुए हैं। उसे लगता है लाओ एक बार मैं भी मार के देखूंगा, ऐसा लगता है। उसे लगता है सुन लो, उसे लगता है कि मान लिया यार पता नहीं किसी फीमेल को फ्रेंड बनाने में क्या मजा आता है, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा क्योंकि वो 12 साल से 16 साल की एज में है ना, नया उसमें हार्मोन आ रहे हैं। और उस टाइम पे अगर वो बच गया इन चीजों से तो फिर मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा, और ट्राई करेगा तो बहुत सोच समझ करेगा। आपने देखा होगा 16 साल के बाद जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं का मतलब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने 16 साल तक ड्रिंक कभी नहीं किया कुछ भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बाद में नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। सुनो हाँ तो नहीं करेगा ये बात ठीक है, क्योंकि हकीकत बात है बेटा, या वो करेगा तो ठीक सोच समझ करेगा कि हाँ मैं समझदार हो गया हूँ, मैं करने में फायदा है तो कर लेगा। समझ के बात है। जैसे मैंने एक कहानी बताई थी, मैंने भी सुनी थी कहीं पे, मैंने कहा था एक बच्चा होता है, बच्चा वो जब छोटा होता है, जब छोटा होता है तो क्या मानता है कि मेरे मम्मी पापा अच्छे सब कुछ जानते हैं। और जब वो एडोलेसेंस में आता है तो उस टाइम पता है उसे क्या लगता है, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। और जब वो फिर फादर वाली कंडीशन में आता है, अडल्ट होता है, तो उसे एक बार फिर लगता है कि मेरे पापा ही सब कुछ जानते हैं। और इसका रीजन पता है क्या, उसका रीजन बताऊं आपको क्या है। भाई छोटा बच्चा है और उसने मेरे पापा से पूछा पापा ये तरबूज है, ये मीठा कैसे हो गया, तो पापा उसे क्या बताएंगे बताओ। अगर मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा पापा तरबूज कैसे मीठा हो गया, मैं उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस समझाऊंगा कि बेटा इसमें फ्रक्टोज आया है, वो समझ पाएगा ना, नहीं समझ पाएगा। मान लिया उसके फादर ने ऐसे ही खाली हवा में कह दिया कि बेटा एक परी आई थी चीनी मिला दी और चीनी मिला के चली गई तरबूज मीठा हो गया। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा तो हुआ नहीं है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ पूरा, तब हुआ। बच्चे को बायोलॉजिकल प्रोसेस समझा तो वो समझता नहीं। अब बच्चा क्या, वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे पता लगा अरे यहाँ तो सब पढ़ा रहे हैं कि सेल होती हैं, उनके अंदर ये बनता है, हार्मोन बनते हैं, ये मैच्योरिटी आती है, तब तो मीठा हुआ है। इसका मतलब उसे लगा पापा झूठ बोल रहे थे, तो उसे लगा कि पापा कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूँ। लेकिन जब वो बड़ा होगा और जब उसके बच्चे ने उससे ये बात पूछी कि पापा तरबूज मीठा कैसे हुआ, तो समझ में आया कि यार बताना वही पड़ेगा कि एक परी आई और तरबूज को मीठा कर गई। तो उसे लगा हाँ सही कह रहे पापा ही कुछ जानते हैं। तो ये कहानी होती है एडोलेसेंस की, कि इस टाइम पे बच्चा जब समझता है कि सब कुछ मैं ही जानता हूँ, और उस टाइम पे अगर वो ये कहने लगे
तो उसको आराम से समझाना, क्या आप लोग कुछ नहीं जानते हो, अभी तुम बहुत छोटे हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, उसका पता लगेगा कि चीज़ें अभी तक मतलब लाइफ को बहुत अच्छे से जीना है। तो 12-16 साल की एज में यही होता है। चलो अगले देखते हैं। कह रहे बेटा, तो यहाँ पे बार बार बता रहा है और इसीलिए से बार बार ये एनसीईआरटी ने कहा है कि एडोलेसेंस जो स्टेज होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कह रहा है वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंस एज, लिखा है ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ, educating people especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, post-anal natal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and female child। ये सब चीजें डेवलप हो गई आराम से लेकिन आज से बेटा 10 साल पहले नहीं थी। ये बात आपको पता है, मुझे पता है। जैसे अगर मैं बताऊं ज्यादा बच्चे पैदा करने का पहले एक ये भी रीजन था, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि बच्चों की जो डेथ रेट था, चाइल्ड का डेथ बहुत ज्यादा था। जैसे किसी के 5 बच्चे हुए 3 एक्सपायर हो गए। अब उससे ऐसा लगता था कि मेरे 2 लड़कियां तो 1 एक्सपायर हो जाएगा तो 1 तो बचेगा, या किसी के 3 बच्चे हैं तो उसको लगता है कि 2 एक्सपायर हो गए तो 1 बचेगा। ये भी एक रीजन था ज्यादा बच्चे करने का, क्योंकि उनको लगता था कि यार उस टाइम पे इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। अब अगर किसी का 1 बच्चा है तो बस सिक्योर है, 100% वो बचेगा और जिएगा आराम से, बस कोई वैसी प्रॉब्लम ना हो तो। और वैसी प्रॉब्लम तो किसी के साथ हो सकती है। तो नॉर्मली समझ गए आप लोग, ये भी एक कारण था। दूसरा क्या था कि उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम थी, लोगों को विश्वास नहीं था। आपको पता नहीं है बात, कितनी ऐसी डिजीज थी उस टाइम पे, जैसे हैजा टाइप का सुना होगा आपने, मलेरिया सुना होगा, ये सब जब होते थे ना तो पूरे गांव खत्म हो जाते थे। आगे तो कोरोना की तरह चलता था, बता रहे। जैसे किसी गांव में हुआ तो पूरा गांव खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा कि गांव चला कहाँ गया, सब लोग मर गए इस गांव। अब हम लोग मेडिकल में साइंस में इतना आगे हो गए कि अलग हमने सबको कंट्रोल कर लिया है। अगले लोग क्या कह रहे हैं अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर, ये सब बता रहे हैं यहाँ पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल, ये भी एक बहुत बड़ा जो मेन ऑप्शन है वो हम लोग ध्यान रखना है। जैसे एक चाइल्ड मेल और फीमेल चाइल्ड होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ना देना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था ज्यादा बच्चे होने का। मैंने आपको बार बार बताया कि जब अपॉर्चुनिटी वो इक्वल लोग नहीं मानते तो उस टाइम पे लड़कियां होती तो वो कसम खा लेते हैं कि लड़का करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है। तो उस केस में क्या होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं ना। अब क्या हो गया, लोग समझदार होने लगा, 2 लड़कियां ठीक है यार, अब उन्हें पढ़ाओ लिखाओ आराम से, शादी करो, बात खत्म, सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिलना। लड़का हुआ तो खुशी मना, लड़की हुई तो दुखी हो रहे हैं। पता ही होता है ऐसा, आप लोग इतने शांत हो गए, तुम भी देखते हो ये चीजें, पता ही होता है। गाँव में होता था ऐसा, गाँव में समय होता था कि लड़की हो गई तो 2 लड़की होगी तब दुखी हो जाता है। मैंने देखा है गाँव में। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं थोड़ा सा करके, क्योंकि मैं तो वो बातें जो वो ऑब्जर्व कर लेता हूँ ना, कहाँ वैल्यू में काम आएंगी। इतना इक्वल अपॉर्चुनिटी कम मानते हैं लोग। एक मतलब एक कहानी मोहल्ले की है, तो कहीं ना कहीं एक के मोहल्ला मत बोला, कोई बात नहीं, सुनो। उनके वो अस्पताल में गए होंगे तो आपको पता है बच्चे होने थे, तो किसी उसके 2 लड़कियां हो गई जुड़वा, तो उन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी बच्चे हो गए 2 लड़कियां। तो उनकी मम्मी को पता लगा 2 लड़कियां हो गई, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, कैसा भी हुआ, वो आई गेट पे सबको गालियां देने लगी, पता नहीं गाली होता नहीं, गाली देना कि उन्हें लगा कि कितना बड़ा जुर्म हो गया हमारे साथ। अरे भाई सोचो, लगता है वो लड़की का लोग आई सुन जाए तो क्या करोगे, ये कौन देखता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी पहले के लोगों में था। और मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी ना, वो कौन थी, बहुत ओल्ड रिलीजी कंसेप्ट, पुरानी दादा से बोलते हैं वो लोग थे। लेकिन अब के लोग बहुत समझदार हो गए और वो समझने लगे कि बच्चे जैसे लड़का होता है वैसी एक लड़की होती है। अगले बेटा कह रहा है, देखो educating people especially fertile couples and those in marriageable age group about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, ये पढ़ लिया। would address the importance of bringing up social conscious healthy family of desired size, awareness of people due to uncontrolled population growth, social evil like sex abuse and sex related crime etc need to be created, बेटा बोलो मत तो, need to be created to enable people to think and take up necessary step to prevent them and thereby build up a social responsible and healthy society। तो यहाँ पे ये सब बताने जा रहा है, समझ पा रहे हो सब चीजें।
कि पीपल लोगों को एजुकेट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए छोटा परिवार कितना अच्छा होता है, बड़े परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद कैसे एजुकेशन को लोगों को समझाना चाहिए कि भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के भी मेथड होते हैं बहुत सारे, तो ये सब लोगों को नॉलेज होगी तो इससे क्या होगा, छोटा परिवार रहेगा। ठीक है, अगले क्या है, सक्सेसफुल implementation to of various action plan to attain reproductive health require strong infrastructure facility, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility. ये कहना चाह रहा है सिंपल सा कि लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि ये सारे केस होते हैं तो इनमें क्या करना चाहिए। सिंपल भाषा में समझ गए आपको, जैसे इनफर्टिलिटी होती है, लोगों को पता हो इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन जानते हो क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकें, उन मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब वो गर्भ निरोधी, नहीं आप समझ पा रहे हो? समझ गए सर। केवल बच्चा करना नहीं चाह रहा है तो ना हो, और बच्चा करना चाह रहा है तो हो जाए, और ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग जो चीजें यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, उसके बाद नॉलेज लीजिए। एबॉर्शन तो जानती हो, वहां पे एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी से बोलते हैं, खत्म कराना अगर बच्चा हो गया तो। इसके बाद तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। अगले लोग क्या करें, implementation of better technique and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people, especially when on amniocentesis for sex determination to legally check increasing means of female feticide। यहाँ देखो बेटा, यहाँ अंडरलाइन करो, ये जो एमनियोसेंटेसिस होता है ये आपको बताना चाहिए इसमें क्या होता था बताओ। लोग 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद जाते थे डॉक्टर के पास और पता लगाते थे कि लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि इसमें पता लग जाता है इस टेस्ट के द्वारा कि जो बच्चा है वो मेल है या फिर फीमेल है, क्रोमोसोम पैटर्न को देखते हैं। अब हो क्या रहा था उस टाइम पे, लोग इसलिए नहीं करा रहे थे कि उन्हें जानने की इच्छा कर रही है कि मेल है फीमेल है, वो इसलिए करा रहे थे कि लड़की है तो हटा दो, यानी कि अबॉर्शन करा दो, और लड़का है तो कोई बात नहीं लड्डू लेके चलो। तो कहीं ना कहीं चल रहा था भाई, ये चल रहा था, सरकार देख के आया लड़का है लड्डू लेके आ रहा था, अब अगर देख लिया मैंने उधर तो बेटा मुकदमा हो जाएगा, पूरा रास्ता बन जाएगा उसका, पूरा जांच सेंटर बंद, पूरा जांच सेंटर नहीं पूरा सील हो जाएगा हॉस्पिटल अगर देख लिया। एमनियोसेंटेसिस, एबॉर्शन और एमनियोसेंटेसिस डिफरेंसेस जान रहे ना, ये कुछ और समझ रहे तो क्या हो रहा है पता नहीं सर। अरे बताओ तो, अब बोबारा अच्छे से करवाया तो नहीं कि कहीं बेटा हो सकता है 2 नंबर हो रहा है, मुझे पता है 2 नंबर नहीं हो रहा था, 2 नंबर हो जाते हैं मुझे पता है सर मैंने सुना है ना। हाँ, लेकिन बहुत वैसे केस में होते हैं, डॉक्टर ऐसे नहीं करता है कि आपको पूरा रिपोर्ट बना के देगा लो लड़का हुआ है, ऐसे नहीं करेगा। इसमें क्या है सर देखा, इसमें कुछ नहीं। तो अब वैसे हो रहा है मतलब इलीगली तरीके से डॉक्टर कर देते हैं, रुपए भर लेते हैं 8,000 10,000 लेते हैं, समझ गए? हाँ सही, तो ऐसा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, डॉक्टर जब तो वही है, लेकिन बस लीगली तरीके से नहीं है। ठीक है, तो लोग करते क्या थे, यहाँ हो रहा था फीमेल फेटिसाइड, मतलब उन्होंने चेक कराया लड़की है तो अबॉर्शन करा दिया, लड़का है तो कोई बात नहीं। आगे देखो, ये वैसे पता है क्यों होता है, ये इसलिए होता था कि जिससे हम पता लगा सकें वो जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी आदमी को जानने की इच्छा होती है कि मेरा लड़का होगा लड़की होगा, इसलिए होता था ये। अगले कह रहे हैं मैसिव चाइल्ड इम्यूनेशन, ETC are some program that merit mention this connection in amniocentesis. Some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorder. देखा है, ये इसलिए होता था कि जिससे बच्चे को पता लग जाए जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो दूर दूर तक किसी को नहीं पता होगा जेनेटिक प्रॉब्लम देखी जाती है, उन्हें पता ही यही था खाली क्या ये देखना लड़का है फिर लड़की है, कैसा है वो पता नहीं है। अगले क्या है, एनालाइज द फीटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ETC डिटरमाइन द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। मतलब ये इसलिए होता था एमनियोसेंटेसिस की क्रोमोसोमल पैटर्न को देखो और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाओ, इसलिए करते थे। लेकिन लोग क्या करते थे, ये मत देखो जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं है, तुम बता दो खाली लड़का है लड़की है, बात खत्म। वो तो जानते ही नहीं कि जेनेटिक डिसऑर्डर किस होते हैं,
तो फिर इसका गलत चीज तो होगा ही भाई। ये तो अगर तुम किसी को बताओगे ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर के बाद चेक करा लो जाके, तब भी नहीं कराएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि ये किस लिए करवाते थे लोग, खाली बस फीमेल फैटी साइड के लिए। अगले क्या है बेटा देखो, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इंकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड और टू इंप्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग वंस। डू यू नो दैट सहेली, सहेली का नाम सुना है आपने? सहेली वो वाली सहेली नहीं, टैबलेट सहेली बात कर रहा हूँ। तो सहेली एक टैबलेट आती है जिसमें फीमेल्स लेती हैं जब उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, इसको रोकने के लिए वो क्या लेती हैं, टैबलेट लेती हैं, जिसमें एक टैबलेट का नाम है सहेली। कह रहे हैं a new oral है contraceptive for the female was developed by scientists at at Central Drug Research Institute CDRI, कहाँ पे, लखनऊ में। और कह रहे हैं बेटा बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। और कह रहा है इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्यूरेसिटी and overall increased medical facility for all sex related problems और indicative improve reproductive health of the society। तो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि सरकार ने बहुत सारे नियम लगाए, लोगों को समझाया कि ऐसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। दूसरा, अच्छा एक रीजन और भी था, आपको बता दूं मैं। पहले आपको पता होगा कि पहली बात तो लोगों को ये नहीं पता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकें। पहली बात तो यही थी। दूसरा, अगर पता भी होगा तो वो कहाँ लेने जाएगा, सही है, प्रॉब्लम थी। तीसरा क्या था, शादी बहुत जल्दी होती थी, ये भी एक फैक्ट था। अगर आप लोग पूछोगे अपने फादर से तो बता देंगे हमारी शादी हो गई 14 साल में, 14 साल 11 साल 15 साल, सुना होगा आपने? 8 साल। अरे भाई पूछना घर पे जाके, और अगर तुम पापा जल्दी लेट करियो तो पूछना दादा बाबा दादी कब हुई थी। मेरे दोस्त था, उसकी मम्मी बहुत जल्दी हो गई थी 11 साल में। सोचो 11 साल में तो, और जब होती थी उन्हें अकल नहीं होती थी। आजकल बच्चों तो अकल बहुत है, मतलब अकल का नॉलेज बहुत है, तो 11 साल के लिए क्या समझते होंगे तो। और कहीं ना कहीं नहीं सर, उसको फिर मतलब शादी कर देते थे, उसके बाद वो मतलब क्या होता है, अरे तो 10 साल बाद सुना होगा 2-3 साल बाद, 5 साल या 5 साल से पहले नहीं होता था। सोचो अगर अब ऐसा हो जाए, मान लो एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, नहीं सकता सर। अगर पहले की तरह हो जाए, जैसे शादी आज हो गई और मुझे कह रहा है गौना क्या होता है, 5 साल के, गौना का मतलब है कि वो घर पे आएगी ना, हाँ 5 साल बाद आएगी, तो क्या होगा? दूसरी आ जाएगी। मुझे लगता है कि 5 साल में या 10 बार शादी हो जाएगी, 10 बार। तो देखो यह क्या बताऊं, लड़का होगा वो अपने घर पे कम सोएगा, वहां पे आके सोएगा देश में जाके, और उसके साथ बच्चे वहीं में जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे इतने काबिल हैं दोस्तों, वो रुक जाएंगे 5 साल। ये हट गया, बहुत अच्छा रहा। अच्छा ये एक बात और है ना, अगर काश ऐसा होता कि लोगों का मानना था नहीं है शादी हो रही तो हो रही है, आज भी हो रही है, अगर ये भी एक नियम होता कि नहीं 5 साल बाद ही होना होगा, तो लोगों का शादी कोई यकीन नहीं होता। भाई तुमने किसी से कह दिया शादी हो गई, ठीक है, शादी फिक्स कर दीजिए कि शादी होने के बाद शादी हो गया, गाना होगा 5 साल बाद इसको कह रहे तुम, और आप वो भी फ्री, तुम भी फ्री, कुछ भी करो, क्या शादी रहेगी? तो ये बहुत सारी चीजें भाई पहले की बहुत बेकार नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए थी। आप सोचो किसी शादी 12-13 साल में हुई, क्या करें, तो बच्ची करना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता भी नहीं कि ज्यादा फैमिली के नुकसान क्या है। उन्हें तो लगता था कि हमें ज्यादा बच्चे हैं तो हम बहुत पावरफुल हैं, हमारी तारीफ हो रही है ज्यादा, लेकिन घरों तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो कौन कंट्रोल करे? आपके लोगों को सोचो कितनी प्रॉब्लम है। अगर आप दादा बाबा दादी कहानी सुनोगे ना, कुछ कहानियां बहुत बेकार रहेंगी। जैसे किसी के एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, ठीक है यार, अब रहने दो, ठीक हो गया, नहीं हमारा जमीन बहुत है, अभी तो 3 और तो हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि आपको इतना कम कर दिया कि आजकल के बच्चे बेचारे इतने परेशान है कि वो क्या करें। ऐसे हम लोग पहले वो सुना होगा किसी दादा दादियों ने 50 रुपए में इधर दे दी, किलो ले जाओ, किसी ऐसे दान कर दी, आपके बेचारे इतने दुखी, उन्हें इतना ज्यादा खुद को नहीं मिल रही। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, और मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगी, ठीक है। अभी मत जाओ, 5 मिनट और। अगले आता है हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल।
तो कहीं ना कहीं आप लोग बताओ ये पॉपुलेशन के ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है, हम लोग समझ सकते हो ये बात? बहुत तेजी से बढ़ा सर। इतना तेजी से बढ़ा है कि हम लोग नंबर 1 हो गए पहली बात तो जनसंख्या बढ़ाने में, ठीक है। और यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, डेटा, आप उस डेटा को देखना तो आपको समझ में आएगा कितना तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे आप लोग एक बात सोचो, 1900 के अराउंड 2 बिलियन थी और बेटा अगले कह रहा है 2000 में कितनी है 6 बिलियन और 2011 में कितनी है 7.2 बिलियन और अब निकालोगे तो पता नहीं कितनी आएगी, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं ये ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है और आने वाले टाइम में ऐसी कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोग ये सोचना क्योंकि हम कांस्टेंट करना पड़ेगा हर आदमी को अगर वो नहीं जीतनी। और अब तो ऐसे केस हो गए कि आपको पता है इनफर्टाइल बहुत लोग रह रहे हैं, तो फिर क्या करें, प्रॉब्लम है। तो समझ गए आप लोग सब चीजें? तो रुक जाओ थोड़ी देर रुको, हाँ वाटर में चले जाओ, पानी पियो। तो एक बार इसको रिवाइज करो बेटा 2 मिनट, एक थोड़ा बैठ के बात करो। पानी में चाहिए, पानी है, पानी हाँ पानी अब कम पीते ना इसलिए नहीं जाता। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं पढ़ाई। बेटा सब लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करो क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है। सर नींद भी आ रही है। इस टाइम पे आप लोग पढ़ाई करो मेहनत से, ठीक है। और लगभग 5 से 6 घंटा पढ़ा करो डेली। कितने बच्चे ऐसे लगातार क्वेश्चन लगा रहे हैं? को लगा रहा है, लगा रहा है? आप लोग बेटा हर चैप्टर क्वेश्चन लगाते रहो। सर एक क्वेश्चन बता दो। और दूसरा क्या है, एक बात और ध्यान रखो आप लोग, जब तक आप बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप 5 से घंटा नहीं पढ़ोगे बेटे, 5 से 6 घंटे बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग 6 घंटे डेली पढ़ा करो जाके। और जैसे अगर आप नहीं पढ़ रहा तो माना करो कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, अन्याय कर रहा हूँ। अपने साथ नहीं कर रहा हूँ, अपने फादर के साथ कर रहा हूँ, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ। जो इतने सोचो आपके फादर कितनी आपसे एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि आप डॉक्टर बनोगे, कुछ अच्छे इंसान बन जाओ, डॉक्टर बात की बात है, तो फिर उसके लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और मैं बार बार कहता हूँ बेटा, बार बार कहता हूँ ये बात, अगर आप लोग आज मेहनत कर लोगे, डॉक्टर बनो ना बनो अलग बात है, बन भी जाओगे, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे। लेकिन ये बताए कि आपका ये नॉलेज जो है वो बेकार नहीं जाएगा, बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में, समझ रहे हो। और फिर आपको बाद में लगेगा कि यार काश हमने इतना पढ़ लिया तो हम कितने अच्छे रहे। और मेहनत मैं कह रहा हूँ कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो जो बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और मेहनत, समझ रहे हो। चलो फिर ठीक है, कल पढ़ते हैं चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे चैप्टर, ठीक है। ये है ये लगा नहीं मुसलमान क्या होती है ये दुकान ये इसके बाद ये ग्रैंड है, क्योंकि ग्रैंड बेटर की बेचते हैं ना, 30% हो गई।